बेटा, जरा अपनी पत्नी को कंट्रोल में रखना सीख लो। तुम लोग घर परिवार के साथ नहीं रहते, बाहर रहते हो। इसका मतलब ये नहीं कि बहू जब हमारे साथ रहेगी तो हमसे बदतमीजी से बात करेगी। इसने तुम्हारी बहन का भी अपमान किया है और ये सब तुमने अपनी आंखों के सामने देख भी लिया है। अब तो रमेश से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक जोर का तमाचा अपनी पत्नी सालू को मारते हुए कहा कि अभी मेरी माँ और बहन से माफी मांगो। सालू हैरानी से आंखें फाड़कर पति की ओर देखती रह गई। सास की झूठी शिकायत पर रमेश ने उसे सबके सामने तमाचा मार दिया था। सालू पीड़ा और अपमान से छटपटा उठी। जिस पति के साथ वो सुरक्षित महसूस करती थी, आज उसी ने उस पर हाथ उठा दिया था। उसकी सास ननद कुटिलता से मुस्कुरा उठी। तब सालू ने सिसकते हुए कहा कि थप्पड़ भी मुझे पड़ा है और माफी भी मैं ही मांगू। तुम्हें पता भी है कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है, जो तुमने बिना पूरी बात जाने मुझ पर हाथ उठा दिया। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ रमेश, तुम्हें मेरी बात भी सुननी चाहिए थी। इस तरह एक तरफा फैसला करने से तुम भले ही एक अच्छे भाई और एक बेटा बन जाओगे, लेकिन एक अच्छे पति कभी नहीं बन पाओगे। उसकी सास दामिनी जी रमेश को भड़काते हुए बोली कि देख रहा है बेटा, अब तो ये तेरे ऊपर भी उंगली उठा रही है। मैं तो कहती हूँ कि जमकर इसकी कुटाई कर। सास की बात सुनकर सालू क्रोध से फट पड़ी और कहने लगी कि आप तो चाहती ही हैं कि हमारा रिश्ता खराब हो जाए। आपको प्यार से रहने वाले बेटा बहू पसंद नहीं है क्या? रमेश गुर्राते हुए बोला, अब ये बदतमीजी बंद करोगी या नहीं? सालू गुस्से से कहने लगी, बस बहुत हुआ। मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जिसे मेरी पीड़ा की कोई परवाह ही नहीं है, जो पूरी बात जाने बिना ही मुझ पर हाथ उठाए। इतना कहकर वह गुस्से में अपने कमरे में गई। उसने अपना सूटकेस पैक किया और तुरंत ही घर से बाहर निकलने लगी। रमेश का गुस्सा और भी भड़क उठा। वह कहने लगा कि अगर एक कदम भी घर के बाहर निकाला तो दोबारा तुम्हें कभी अपने जीवन में शामिल नहीं करूंगा। सालू कहने लगी कि मुझे तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है अब। उस समय दोनों का गुस्सा इतना भड़क गया था कि उन्हें समझाना भी मुश्किल था। सालू की सास और ननद कोने में खड़ी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी, मानो कह रही हो कि हमारा विरोध करने का अंजाम देख लिया। सालू उन्हें जलती हुई नजरों से देखते हुए अपने मायके चली गई। रमेश ने भी उससे कुछ नहीं पूछा। सालू को बड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि पति उससे इतना प्यार करता था और सास और ननद के कारण ही वह अपने पति से दूर हो गई थी। बात भी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी। एक दिन सालू किचन में अपने लिए एक कप चाय अलग से बना रही थी, क्योंकि सभी घर वालों को नाश्ता करवाने के बाद भी उसे सुबह से एक कप चाय भी नसीब नहीं हुई थी। जब वह अपने लिए चाय का कप लेकर हॉल में आई तो उसकी सास गुस्से से भड़क उठी और कहने लगी कि अब तो दोपहर का खाना बनाने की तैयारी करना शुरू कर दो। ये चाय पीने क्या बैठ गई? यहाँ तुम अपनी छुट्टियां मनाने आई हो या घर के काम संभालने के लिए? मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें मेरी देखभाल करनी चाहिए। तुम तो अपने ही खाने पीने में लगी हुई हो। तब सालू ने इतना ही कहा था कि मम्मी जी, सुबह से मैंने एक कप चाय भी नहीं पी है, बस मैं चाय पीकर खाना बनाने जा ही रही हूँ। तो उसकी विवाहित ननद बीच में कूद पड़ी और कहने लगी कि तुम मेरी माँ से जुबान लड़ाती हो। माँ जितना कहा करे उतना ही किया करो। इस बात से सालू का मन पीड़ा से भर उठा और वह धीरे से बोली कि लेकिन मुझे भी भूख प्यास लगती है। मैं भी इंसान हूँ, कोई काम करने वाली मशीन नहीं हूँ। एक तो आप लोगों ने घर के बाई को भी काम से निकाल दिया है, सारा काम मैं संभाल रही हूँ। कम से कम मुझे खाने पीने के समय तो मत टोको। कितनी भूख लग गई है मुझे, मैं भूखे पेट काम नहीं कर पाती। इस बात पर उसकी सास गुस्से से भड़क उठी और कहने लगी, तू ऐसे नहीं मानेगी। लगता है रमेश को बुलाकर तेरी अक्ल ठिकाने लगवानी पड़ेगी। सालू भी बोल पड़ी कि वह तो बहुत समझदार हैं और समझेंगे कि आखिर गलती किसकी है। लेकिन सास ने कब रमेश को फोन करके बुला लिया और उसके आने से पहले ही बहू को ऐसी बहस में उलझा लिया था कि रमेश के आते ही बहू की झूठी शिकायत कर दी। और रमेश ने खुद देखा था कि सालू किस तरह से उसकी माँ से बहस कर रही थी, तो उसने भी उसे जोर का तमाचा लगा दिया था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। उसका मन भी पीड़ा से भर उठा था कि मैंने अपनी पत्नी को माँ की सेवा करने के लिए भेजा था और यहाँ पर वह बीमार माँ से जुबान लड़ा रही है। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी आखिर माँ के साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकती है। इसलिए वह भी बहुत नाराज हो गया था। ऊपर से सालू मायके में जाकर बैठ गई थी तो उसकी माँ और बहन दोनों मिलकर उसे भड़का रही थी कि वह तो तुमसे प्यार ही नहीं करती है, बस अपनी सुविधा देखती है। आज यहाँ आकर काम करना पड़ गया, जिम्मेदारियां निभानी पड़ गई तो वह अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। उसे तो बस पति से ही मतलब है। रमेश का मन सालू के प्रति गुस्से से भरता जा रहा था। एक दिन रमेश बाजार से कुछ फल और सब्जियां लाने के लिए गया हुआ था। तभी घर की पुरानी नौकरानी कांता उसे मिल गई और कहने लगी कि भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। आपके घर में तो बहू रानी को ढंग से खाने पीने भी नहीं दिया जा रहा था। ये सुनकर रमेश हैरान रह गया और कहने लगा कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो वह कहने लगी कि एक दिन जब बहू रानी दूध पीने जा रही थी तो माँ जी ने दूध का गिलास उनसे छीन लिया और कहने लगी कि हम तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए लाए हैं, खाने पीने के लिए नहीं। माँ जी तो फल भी अपने कमरे में छुपा कर रख लेती थी और आपकी दीदी तो उनके हिस्से का खाना भी मांग मांग कर खा लेती थी। मैंने खुद कई बार देखा है कि बहू रानी को खाना कम पड़ जाता था और एक दिन तो मैं बगल वाले घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तब मैंने सुना कि बहू रानी को एक कप चाय के लिए भी बहुत कुछ सुनाया जा रहा था और उन्हें धमकी दी जा रही थी कि मैं रमेश को बुलाकर सब बताऊंगी। अच्छा हुआ आप आ गए, लेकिन आप तो बहू रानी से इतना प्यार करते हैं तो आप तो समझ ही सकते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होगा। ये सुनकर रमेश की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ और बहन उसकी पत्नी की झूठी शिकायत कर रही होंगी। वह हकलाते हुए बोला, तो क्या सालू माँ की देखभाल अच्छे से कर रही थी? तो वह कहने लगी, हाँ भैया, और बहू रानी के आने के एक सप्ताह के बाद ही उन लोगों ने मुझे काम से निकाल दिया और झाड़ू पोछा करने की सारी जिम्मेदारी भी बहू रानी पर ही डाल दी। अभी कल ही माँ जी किसी और काम वाली बाई को ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं तो वहाँ दोबारा जाने से साफ इनकार कर चुकी हूँ। भाई, जब घर में बहू के साथ इतना गलत होता है और मेरी भी पगार जब तक काट ली जाती है तो मैं वहाँ काम क्यों करूँ? अच्छा, आप बहू रानी का ध्यान रखना और इस बार उन्हें अपने साथ ही लेकर चले जाना, क्योंकि आपकी माताजी की तबीयत भी कुछ खास खराब नहीं थी। वह तो मैंने एक दिन उन्हें फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। वो अपनी बेटी से कह रही थी कि बीमार होने का बहाना बनाकर बहू को बुलवाऊंगी और कुछ दिन उससे सेवा करवाऊंगी। ये सब सुनकर रमेश को क्रोध आ रहा था। वह अपने क्रोध को दबाए हुए घर पहुंचा और उसने अपनी माँ और बहन से सीधे सीधे सब पूछ लिया। तो उसकी माँ और बहन उस पर ही आरोप लगाने लगी कि तू अपनी जोरू का गुलाम हो गया है क्या? रमेश गुस्से से चिल्लाते हुए बोला कि अगर मैं अपनी जोरू का गुलाम होता तो उस दिन आप लोगों के कहने पर गुस्से में उसे थप्पड़ नहीं मार देता, लेकिन शायद मैं ही गलत था। मेरी गलती थी जो आप लोगों पर भरोसा करके मैंने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया। आप लोगों को अच्छे से पता है कि मेरा गुस्सा तेज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतना पागल हूँ जो आप लोगों की सच्चाई समझ ना सकूं। इतना कहकर वह तुरंत ही अपनी पत्नी के मायके जा पहुंचा। वहां जाकर उसने सालू को मनाने की कोशिश की। सालू को बहुत गहरी चोट पहुंची थी, लेकिन वह बार बार माफी मांगने लगा तो सालू ने उसे माफ कर दिया। रमेश सीधे उसे लेकर अपनी जॉब लोकेशन पर चला गया। 2 महीने के बाद सचमुच दामिनी जी की तबीयत खराब हुई और वह रमेश को कहने लगी कि बहू को मेरी सेवा करने के लिए भेज दो। लेकिन इस बार रमेश अपनी पत्नी को अकेले नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने कठोर शब्दों में कह दिया कि पहले आप मेरी पत्नी से माफी मांगो, उसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए इसे अपने साथ ही लेकर आऊंगा। इसे अकेले तो मैं कभी ससुराल नहीं भेजूंगा। तब उसकी माँ भड़क गई और कहने लगी, मैं अपनी बेटी को बुला लूंगी, मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया तो वह भी काम का बहाना बनाकर उनकी सेवा करने के लिए नहीं आई। तब मजबूरन दामिनी जी को नौकरानी के भरोसे ही रहना पड़ा।
सालों को खुशी बस इस बात की थी कि उसके पति ने इस बार उसके मान सम्मान को बनाए रखा था। दोस्तों, यदि एक पति पत्नी के सम्मान के बारे में सोचे तो कोई भी उसका गलत फायदा नहीं उठा सकता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।